गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेर पा, मुँह आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है, कोई उम्मीद पर नहीं आती। हमारा जो अगला ट्रैक है वही हमारे एल्बम का नाम है, उम्मीद बर नहीं आती। लेकिन इससे पहले मैं छोटी सी बात नसीर साहब से कहना चाहती हूँ। आई बिलीव के दुनिया में चंद बातें, चंद हकायक ऐसे होते हैं विच आर एब्सोल्यूट, जैसे कि एक्सीलेंस, इट्स एब्सोल्यूट, इट्स नॉट अ रिलेटिव टर्म। जैसे कि गायकी में रोशन आरा बेगम, शायरी में गालिब, तालीम और तरबियत के अगर कोई दर्स है तो ऑक्सफोर्ड, उसी तरह एक्टिंग में नसीरुद्दीन शाह। और एक और छोटी सी बात है कि गालिब हमारी वालदा ने बहुत बचपन में हमें दीवान पकड़ा दिया, पढ़ा, कुछ समझ नहीं आई, फिर तशरीह दी, उसके साथ पढ़ा, थोड़ी सी आ गई, 4-5 शेर भी याद कर लिया। लेकिन जब आपने अपने प्ले में उस छवि को सरापा मुजस्सम बनाया, तो जो हमें मोहब्बत, प्यार, इश्क हुआ था गालिब से, उससे आपने दीवानगी में तब्दील कर दिया। तो आज भी गालिब का तस्वर नसीरुद्दीन शाह आपके बगैर नहीं होता, सीरियसली। मैं यहाँ ये कहूँगा कि ये जो ट्रैक है इसमें जो ख़ुसूसी बात यह है कि ये जो गालिब की गज़ल है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, इसमें तमाम जो गिराबंदी है वो गालिब के कलाम से ही ली गई है। आप कह सकते हैं कि गालिब की ज़बान में ही गालिब के शेरों को एक्सप्लेन किया गया। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के ख़ास मेहमान, हमारे दोस्त, हमारे भाई नज़ीरुद्दीन शाह साहब से कि वो आज जो वो चाहें, जो उनका दिल कहे, कुछ कहें। शुक्रिया इफ़त और मियाँ यूसुफ, आपने जो कुछ कहा उसका। मैं सिर्फ इतनी सफाई देना चाहता हूँ कि अगर मेरा नाम गालिब साहब के साथ जुड़ता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं जब छोटा था, मेरे एक फूफा पुरानी दिल्ली में बल्ली मारान में गली कासिम जान में रहा करते थे, और अक्सर हम लोग मेरे वालिद उन्हें हमें वहाँ ले जाया करते थे, और आते जाते मुझे वो गालिब साहब का घर दिखाया करते थे, जो उस वक्त बोसीदा हालत में था। अगर मेरी याददाश्त सही है तो कोयले की टाल था। ये मैं सन 56-57 की बात कर रहा हूँ। उसके कई साल बाद गालिब का ड्रामा करने की शूटिंग करने के बाद मैं एक दफ़ा गया तो उसको कुछ रिस्टोर सा किया गया था, और जब वो रोल मैं अदा कर रहा था तो वो घर मुझे हमेशा मेरी जहन में रहता था। उसका एक रेप्लिका सा बनाया गया था सेट्स में, लेकिन हॉन्ट सा करता था वो घर मुझे। और अब जब सुनता हूँ कि शायद वहाँ पे कुछ म्यूज़ियम बन गया है, मेरी हिम्मत नहीं हुई वहाँ दोबारा जाने की, क्योंकि शायद मैं बर्दाश्त ना कर सकूँ जो वहाँ देखने को मिलेगा उसे। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हुआ जो गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का, हुआ जो गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का, न होता अगर जुदा तन से तो जानों पे धरा होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। काश के गालिब साहब के ज़माने के लोगों ने उनकी कदर की होती। खैर,
वो ज़िंदा हैं, हमेशा रहेंगे, और मुझे इस काबिल समझा गया है कि मेरा नाम गालिब साहब के साथ जुड़े, इसमें मेरी खुशकिस्मती भी है और ये बहुत बड़ा बोझ भी है, क्योंकि मुझे जो तरबियत मिली थी वो अंग्रेज़ी की थी। उर्दू बोलना और पढ़ना मैंने बहुत बाद में सीखा, और बचपन में मुझे एक ही शेर याद था गालिब साहब का, जो शायद उनका लिखा हुआ भी नहीं है, कि अहमकों की कमी नहीं है गालिब इस जहान में, एक ढूंढो हज़ार मिलते। बहरहाल मुझे इल्म नहीं है कि उनका लिखा हुआ है नहीं, लेकिन ये मशहूर था। तो मुझे सिर्फ इतना ही इल्म था, जब सन 1973 में जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, मुझे ये मालूम हुआ कि गुलजार भाई मिर्ज़ा गालिब पे फिल्म बनाना चाहते हैं, शायद अमिताभ बच्चन या संजीव कुमार साहब के साथ। और मेरा दिल खोल गया, मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है। मैं हालांकि सिर्फ 23 या 24 साल का था, और मैंने गुलजार भाई को एक ख़त लिखा जिसमें मैंने कहा कि अगर आप इन दोनों साहिबान में से किसी एक को भी लेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि इस रोल का हकदार मैं हूँ, और मैं नकली दाढ़ी भी नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी दाढ़ी भी बढ़ा लूँगा। बहरहाल वो ख़त गुलजार भाई को नहीं, वो वादा झूठा निकला। लेकिन गुलजार भाई को ये ख़त कभी मिला नहीं, या शायद उनके सेक्रेटरी ने उनको दिया नहीं, पर रोल आपको मिल गया। कुछ उसका असर ऐसा पड़ा। द यूनिवर्स कंस्पायर्स समटाइम्स इफ वी वांट समथिंग वेरी बैडली। तो इस केस में शायद ये हुआ, और 10 या 15 साल के बाद गुलजार भाई ने मुझे ही मुंतखब किया उस रोल को अदा करने के लिए। ये मेरी खुशकिस्मती थी। और मैं सच कहता हूँ कि कई लोग मुझसे पूछते थे कि तुम किस तरह का इंटरप्रिटेशन करोगे वगैरह वगैरह। मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था, ना है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पका पकाया खाना मुझे पेश किया गया, मुझे सिर्फ उसे खाना था। जो अल्फाज थे उनके, उन्हें सच्चाई से बोलना था। गालिब साहब को साइको एनालाइज करने की कतई ज़रूरत नहीं थी, और ना मेरी काबिलियत इतनी थी कि मैं उन्हें साइको एनालाइज कर सकूं। तो मेरे ख़त का इतना असर पड़ा कि आज उस सीरियल को बने हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसे याद किया जाता है और मुझे दुआएं मिलती हैं। पर याद तो तब करें ना जब भूलें। कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेर पा, बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेर पा, मुँह आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना कुछ मैं कह सका। बहरहाल जाते जाते खान साहब को से गालिब का कलाम सुनने से पहले इस शहर में वापस आने की जो खुशी है, उसका एहसास मैं मंटो साहब के इन अल्फाजों के अलावा किन्हीं अल्फाज में नहीं कर सकता। लाहौर कितना सलोना लफ्ज़ है। लाहौरी नमक जैसे नगीने, गुलाबी और सफ़ेद, जी चाहता है इन्हें तराश के चंदन हार में जड़ दूं और किसी मुटियार की हंस जैसी सफ़ेद गर्दन के गिर्द डाल दूं। आप ही आप जी भर आता है, अनजाने गैर मरई महबूब की याद हूक बन के उठती है। लाहौर की हवा में नूर घुला है, खामोश घुंघरू गूंजते हैं। शुक्रिया। मेरा ख्याल है राहत अब आप शुरू कर दिया जाए। काफ़ी इंस्पिरेशन मिल गई होगी। शाह साहब ने फरमाया है, उसके बाद तो मेरा खुद इनको सुनने को दिल करता है। तो ज़रूर अभी सुनाऊंगा गालिब की गज़ल, कोई उम्मीद भर नहीं आती।